Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम सांस ले रहे हैं फिर सांस को छोड़ रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल जो हम कर रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है और कैसे भी जब हम एक्सहेल करते हैं तो हवा बाहर आती है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल वे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे मैकेनिज्म हो रहा है। तो इस ब्रीदिंग को दो टाइप्स में डिवाइड करा गया है। One is called as external breathing and the second is internal breathing. External breathing and internal breathing. External breathing क्या होता है? External breathing simply वो breathing को हम external breathing कहते हैं जब exchange of gases जो है वो हमारे lungs और environment के बीच में होता है। लंग्स और एनवायरमेंट के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और इंटरनल ब्रीदिंग क्या होता है? जब गैसियस एक्सचेंज सेलुलर लेवल पे होता है, सेल्स के बीच में होता है, जैसे एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है? सेल के बीच में हो रहा है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है। तो जब सेलुलर लेवल पे हो रहा है तो सेल्स तो बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि सेल्स जो होती हैं वो बहुत अंदर प्रेजेंट होती हैं, बहुत डीप में होती हैं। तो वहां पे जो ब्रीदिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ब्रीदिंग। और ऐसे सुपरफिशियल समझ लो कि भाई लंग्स और एनवायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला हमारा जो स्लाइड है वो एक्सटर्नल ब्रीदिंग से ही रिलेटेड है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ब्रीदिंग और इंटरनल ब्रीदिंग के बारे में। एक्सटर्नल ब्रीदिंग कह लीजिए या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम एक सिंपली ब्रीदिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को आप ये भी कह सकते हो कि ब्रीदिंग is also called as external respiration. External respiration is also called as breathing. सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो। अब ये वो प्रोसेस होती है जिसमें जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स इनटू द एयर। क्या कर रहे हैं हम? एटमॉस्फेयर से या बाहर से एयर में से ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से एक्सहेल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग में होता क्या है? गैसेस एक्सचेंज होता है। कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में ही होता है। तो ये चीज तो हमें पता है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम याद रखेंगे कि अगर हम सिंपल कह रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो दो ही गैस की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मे बी मैं कभी रिपीट न करूं इस चीज को कि गैसेस एक्सचेंज सिर्फ बोल दूं, तो आपको ये समझना है, आपको उस टाइम पे ये याद रखना है कि गैसेस एक्सचेंज में किस गैस की बात हो रही है। तो ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात हो रही है। और हमको पता है हम करते क्या है? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हो यही रहा है, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही हो रही है, लेकिन कहां पे हो रही है? एनवायरमेंट मतलब एयर और लंग्स के बीच में। एयर और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं उसको हम क्या कह देते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है इंटरनल रेस्पिरेशन की। क्या आ रही है? इंटरनल रेस्पिरेशन की। तो बात है क्या? इंटरनल, जैसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को सिंपल ब्रीदिंग कह रहे थे, उसी तरीके से हम इंटरनल रेस्पिरेशन को एक और नाम देते हैं और वो नाम है हमारा सेल्युलर रेस्पिरेशन। मैंने पहले ही आपको बताया कि इंटरनल रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जब सेल्स लेवल पे
एक्सचेंज हो रहा है, जब सेल लेवल पे एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सेल से रिलेटेड एक नाम दे दिया, क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम और क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, सेल्स के अंदर ही होता है, सेल्स के अंदर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन आल्सो। किसको? इंटरनल रेस्पिरेशन को। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन फूड into carbon dioxide and water in order to liberate energy in the form of ATP। ऑक्सीजन क्या है? मैंने रेस्पिरेशन की पहली वीडियो में मैंने बोला था कि रेस्पिरेशन है क्या? क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। किसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो respiration is a complex process in which food molecules breaken down into their simpler form to produce energy in the presence of oxygen. This is called as respiration। यही respiration है। तो वही चीज हो रही है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसमें हो रहा है? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन ऑर्डर टू लिबरेट एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एनर्जी एटीपी के ही फॉर्म में होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही एनर्जी हमारी होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। दैट इज कॉल्ड एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? सिंपल ब्रीदिंग था। सिंपल ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां हो रहे थे? लंग्स और एयर के बीच में, लंग्स और एनवायरमेंट के बीच में। इंटरनल ब्रीदिंग क्या होता है? इसमें एनर्जी बनती है। कैसे बनती है? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। कैसे उसका ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये क्या कहलाता है? और ये किसमें हो रहा है? ये सेलुलर लेवल पे, लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है। दैट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि जो ब्रीदिंग हो रही है, जो एक्सचेंज हमने अभी पढ़ा कि हाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज्म है। जैसे हम कहते हैं कि हमने खाना खाया, हमने खाना खा लिया, हम खाना खा लेते हैं। ये तो एक प्रोसेस हो गई ना कि हम खाना खा लेते हैं। खाते कैसे हैं? उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। खाना बनता है, फिर वो प्लेट में लगता है, प्लेट में लग के आता है, फिर हम उसको उठाते हैं, फिर उसको मुंह में डालते हैं, तब ना खाते हैं। ये एक मैकेनिज्म होता है। तो सिंपल उसी तरीके से हमें समझना है कि सांस ले लिया, ब्रीदिंग किया हमने। ब्रीदिंग जो हमने करा है, वो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे हो रहा है, वो समझना जरूरी है, और वही समझेंगे हम। तो the process by which air moves in and out of the lungs is known as breathing। क्या मैम, क्या बकवास कर रही है? इतनी सिंपल सी चीजें बता रही है। तो हमें पता है, हमें भी पता है कि आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा रिवाइज वे में चीजों को लेके चल रहे हैं, सिर्फ इसी स्लाइड में। ठीक, तो क्या होता है वो प्रोसेस जिससे जो होता है एयर जो होता है इन एंड आउट, इन एंड आउट, लंग्स से लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से बाहर निकल रहा है, लंग्स से अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एयर जो है लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो है वो क्या है? एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ऐसा है क्या जब आप चाहते हो तभी आप सांस लेते हो, जब आप नहीं चाहते हो तो आप सांस नहीं लेते हो? कभी चाह के देखो, कहानी गड़बड़ा जानी है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम चाहेंगे तभी हम सांस लेंगे, जब हम नहीं चाहेंगे। जैसे क्या हो रहा है कि हमें अपने हैंड का मूवमेंट करना है, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन। जब हम चाहेंगे तभी अपने हैंड का मूवमेंट करेंगे ना, हम नहीं चाहेंगे अपना हाथ सीधे रख करेंगे, नहीं करेंगे मूवमेंट। बट ब्रीदिंग में ऐसा नहीं है।
ब्रीदिंग क्या होता है? एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या होती है? जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे चाहने के अकॉर्डिंग नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वो होता रहता है, वो अपने आप होता रहता है। तो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है? एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है और इसको कंट्रोल कौन करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है इसको कंट्रोल करता है, और स्पेशली कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो पॉन्स वाला रीजन होता है, ये हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? ब्रीदिंग सिंपली इन एंड आउट ऑफ एयर फ्रॉम आवर लंग्स इज नोन एज ब्रीदिंग, और ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है विच इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा, और उसमें कौन सा? पॉन्स रीजन जो होता है वो हमारी ब्रीदिंग वाली प्रोसेस को कंट्रोल करता है। क्लियर है? अब चलिए, अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। किस पे आ गए हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखिए, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, जो ये 2 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम कहते हैं इनहेलेशन और एक्सपायरेशन को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। मतलब इनहेलेशन इनहेल, एक्सहेलेशन एक्सहेल, मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना। इन 2 प्रोसेस में इस पूरे मैकेनिज्म को डिवाइड करा गया है। आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा इंस्पायरेशन का और दूसरा दिख रहा होगा एक्सपायरेशन का। इंस्पायरेशन में जो एरो है वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखा रहा है, एक्सपायरेशन में जो एरो है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा रहा है। तो जब हम एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं, वही वाली प्रोसेस इंस्पायरेशन होती है, और जब हम क्या करते हैं, अंदर से एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। अब ये जो इंस्पायरेशन है, ये क्या होता है? जो हमारे डिफरेंट इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, जिसमें 2 आएगा आपका, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे डायफ्राम हो जाते हैं, और जितनी भी मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये सब क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इसमें एक्सपायरेशन में ये रिलैक्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं किसमें? इंस्पायरेशन में, और रिलैक्स किसमें होती हैं? एक्सपायरेशन में। अब आप सोचो, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मान लो आप एक बलून को ले लो, बलून को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको दबाने के लिए हमें क्या करनी होती है? थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। वहां पे हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं तो हमें एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो इंस्पायरेशन है, ये कैसी प्रोसेस है? तो ये हमारी एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। वहीं अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो ये क्या हो गई? एक पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव बोले तो क्यों एक्टिव कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एनर्जी लग रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? एनर्जी लग रहा है, और हमको पता है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी एटीपी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एटीपी भी लिखा है। ठीक, तो इंस्पायरेशन जो अंदर आ रहा है, एक्सपायरेशन जो बाहर जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हम एक ये बॉल ले रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक ये बॉल है। अब हम इस बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। तो जब हम इस बॉल को दबा रहे हैं तो इसको दबाने में देखिए एनर्जी लग रही है, इसको दबाने में एनर्जी लग रही है। जब हम इसको दबाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। लेकिन क्या हमको इसको फिर रिलैक्स फॉर्म में लाने के लिए एनर्जी लगानी पड़ रही? नहीं। जैसे ही हम इसको दबाने का जैसे छोड़ रहे हैं तो ये अपने रिलैक्स फॉर्म में आ जा रहा है।
तो यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में तो हम कह रहे हैं कि भाई जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो वो एक क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है? बिकॉज हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं उस प्रोसेस को कराने के लिए। लेकिन जब रिलैक्स फॉर्म में आ रहा है तो हम यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, एक पैसिव प्रोसेस है। तो अब ये पूरी मैकेनिज्म क्या है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की, उसको हम डिटेल में समझते हैं। हमने कहा इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, मतलब अंदर सांस को ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक कैसे प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस है? क्यों? क्योंकि इट रिक्वायर्स एनर्जी। ये एनर्जी की जरूरत इसको पड़ती है, इसमें एनर्जी यूज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये एक्टिव प्रोसेस है। अब इन विच एटमॉस्फेरिक एयर मूव इनसाइड द लंग्स। आपको जब मैंने डायग्राम दिखाया तो मैंने कहा ना, एरो कहां दिखा रहा है, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाहर की हवा, बाहर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, बाहर एटमॉस्फेयर की हवा हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो हवा कहां जा रही है, हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। तो इसमें क्या होता है, इन विच एटमॉस्फेरिक एयर मूव्स इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर जाती है। वेरियस मसल्स, इसमें कई मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस मसल्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो मसल्स इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स। साइंस इज अ वेरी सिंपल, और साइंस की लैंग्वेज तो उससे भी सिंपल है। जो काम करना रहता है उसी से मिलती जुलती सारी चीजें रहती हैं। मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, किसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी मसल्स। जो मसल्स इंस्पायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही हैं उसको हम कह देते हैं इंस्पायरेटरी मसल्स, ठीक है। अब ये इंस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो हमने इनको क्या किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स एंड सेकंड इज एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। प्राइमरी जो कि जरूरत है तो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेसरी वो हो गई जो उसको हेल्प कर रही हैं, ठीक। प्राइमरी चाहिए तो चाहिए, इनका यूज है तो है। एक्सेसरी जो उनको हेल्प कर दे रही हैं। प्राइमरी में सबसे पहले हमारा आ जाता है डायफ्राम, और सेकेंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम और एक्सटर्नल रिब्स जो होती हैं, जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, उन रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अब वो उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होती हैं, ठीक है। एक्सेसरी में क्या है, स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड एंड पेक्टोरालिस एंड ट्रेपेजियस, ये दोनों आपकी एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स हो गई, और डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स हो गई। अब बात करेंगे हम इन दोनों की, ये जो प्राइमरी है तो ये प्राइमरी है तो इनका रोल ज्यादा होगा, प्राइमरी है तो इन्हीं का रोल ज्यादा होगा। तो इसमें जो डायफ्राम है ये सबसे ज्यादा, सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे इंस्पायरेशन प्रोसेस में। कैसे? हम कहेंगे 75 to 80% एयर जो हमारी लंग्स के अंदर जा रहा है वो किसकी हेल्प से जाता है, वो इस डायफ्राम की हेल्प से जाता है। 75% to 80% एयर जो हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है एटमॉस्फेयर से, वो इस डायफ्राम की हेल्प से ही जा रहा है। Contraction of diaphragm responsible for about 75% of air enters into the lung। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग 75 से 80% जो एयर होता है वो हमारे लंग्स में एंट्री कर पाता है। बचा जो तुम आपका 20 से 25% वो किसकी हेल्प से हो जाता है, वो इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से हो जाता है। जो बचा it eliminates the ribs responsible for 25% of the air enters into the lungs। जो बचा 20 से 25% है वो किसकी हेल्प से होता है, वो इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से होता है। अब मैं आपको कह रही थी कि ये देखिए जो हमारे रिब्स हैं
इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट हैं, ये इनके बीच में, मे बी ये कलर, ये देखिए इनके बीच में ये मसल्स प्रेजेंट है। इसी मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। अब इसमें दो हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल जो बाहर वाला होगा, इंटरनल जो अंदर वाला होगा। तो इसमें जो बाहर वाला होता है, जैसे ये जो बाहर वाला है इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, और जो अंदर है इट इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स कहां पे है, क्या है, ये भी आपको दिख गया। उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है ये भी पता चल गया। डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 75% टू 80% एयर जो है उसी की हेल्प से हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। बचा जो है वो कौन हेल्प करता है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उसको हेल्प कर देता है। ये ब्रीदिंग का एक एक्टिव प्रोसेस है, ये हमने जान ही लिया है, जिसमें एयर जो है इनहेल किया जाता है इनसाइड द लंग्स। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंस्पायरेटरी मसल्स सच एज स्मूथ मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए ऐसे डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करके ये फ्लैट हो जाता है। ऐसे क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम जो होता है वो जैसे कि देखिए ऐसे है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे एक्सपैंड फॉर्म में प्रेजेंट है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो जब ये सिकुड़ रहा है तो ये जगह को, एरिया को बढ़ा रहा है ना, ये एरिया को बढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डायफ्राम है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे की तरफ खिंच रहा है, खिंच रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसे फ्लैट हो जा रहा है। साइड में हमारे ये इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सिकुड़ रहे हैं, तो वो अपने आप को खिंच रहे हैं, एक खिंचाव आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लंग्स में जो एरिया है वो बढ़ जा रहा है, एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है। अब आप सोचो एरिया बढ़ता है तो क्या होता है, हम फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जहां पे प्रेशर से जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अब आप सोचो कि जब हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाली बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो फ्लैट हो गया, चलिए अच्छा ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एरिया बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया, एरिया के बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे जो प्रेशर है एयर का वो कम हो जाएगा। अब जब कम होगा ना तो आप इसको कंपेयर करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेयर में जो एयर है और जो लंग्स में एयर है उनके प्रेशर्स के बीच में डिफरेंस आ जा रहा है, मतलब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। और हमको पता है मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं। अब आप सोचो कि हम क्या कह रहे थे कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
इस डायग्राम से समझो, ठीक है। क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऐसे फ्लैट हो जा रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है। देखिए इधर से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ चला जा रहा है, ये इधर की एरिया बढ़ जा रहा है। जैसे ही एरिया बढ़ रहा है तो इस लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से 1 to 3 mmHg जो हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो रहा है वो कम हो जा रहा है। यहां पे प्रेशर कम है, डिक्रीज फॉर्म में है, और बाहर क्या प्रेशर ज्यादा है। अब इससे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है। ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से हवा जो है वो अंदर की तरफ मूव करने लग रही है। हमने पढ़ा है डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव हो जा रहे हैं, और ये कराने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट करना, प्रेशर के ग्रेडियंट में चेंज करना पड़ रहा है। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे वो ऐसे था रिलैक्स फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ की एरिया तो एक्सपेंड कर ही गई, फिर हमारे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जगह और बढ़ जा रहा है, एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, वहां पे प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं, तो क्या होगा, बाहर से जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। ये तो बात हो गई इंस्पायरेशन की। अब इसका जस्ट उल्टा किस में होगा, एक्सपायरेशन में। अब हम आ जाते हैं इस पे, अब केस कहां गया, इस पे। अब क्या होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे। वापस से क्या होगा, ये डायफ्राम जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जब ये रिलैक्स होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है, तो ये डोम शेप बना लेता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स फॉर्म में आएंगे, तो सब क्या कर रहे हैं, एरिया को कम कर दे रहे हैं। एरिया को कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया। अब क्या हो गया, अब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। अब क्या हो जा रहा है, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, बाहर प्रेशर कम है। तो इसके आगे कहानी तो आप खुद ही समझ जाओगे, आप खुद ही समझदार हो कि जब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर प्रेशर कम है तो अब हवा जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। ये है पूरा प्रोसेस, यही मैकेनिज्म है। अब हम इसको बस थोड़ा सा डिटेल में रीड कर लेते हैं। समझाने वाली जो चीजें थी वो मैंने समझा दिया ही है, तो हम इसको दोबारा से यहां से रीड करेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आए। हमने क्या कहा, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंस्पायरेटरी मसल्स सच एज स्मूथ मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। स्मूथ मसल जो होते हैं डायफ्राम के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है और वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं हमारे वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एज अ रिजल्ट the ventral thoracic cage moves in a carnioventral direction। जो ventral thoracic cage होता है वो carnioventral direction में, उसकी वजह से वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। दिस मूवमेंट, और इन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, ब्रॉट अबाउट बाय अदर इंस्पायरेटरी मसल्स, वो कुछ और जो इंस्पायरेटरी मसल्स थे हमारे उनसे भी वो भी हेल्प करते हैं। जैसे स्टेर्नोक्लाइडोमास्टोइड, ये क्या करता है, लिफ्ट स्टर्नम अपवर्ड, ये स्टर्नम को अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करता है। ठीक है। एंटीरियर सरटाई जो है लिफ्ट मेनी ऑफ द रिब्स आउटवर्ड, वो रिब्स को क्या करता है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कराता है। जैसे बाहर की तरफ मूव कराता है ना, ऐसे करते ना तो देखिए ऐसे हम लंबा हो जाता है, तो मतलब डायफ्राम इधर नीचे जा रहा है, ये सारी चीजें आ रहे हैं, रिब्स जो है बाहर की तरफ आ रहा है, तो रिब्स आउटवर्ड एंड सेल ने लिफ्ट फर्स्ट टू एंटीरियर रिब्स, और ये क्या करता है, दो एंटीरियर रिब्स को मूव कराता है। अब जो डायफ्राम है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है,
The downward movement of diaphragm and cardioventral movement of thoracic cage increases the volume of thoracic cage. वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो cardioventral डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो thoracic cage है हमारा, जो thoracic cage वाला एरिया है, जो लंग्स का एरिया है, वो क्या कर रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है. As a result, the volume of thoracic cage increases. Internal volume of lungs will also increases. जब thoracic cage की वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसके अंदर लंग्स हमारा प्रेजेंट है, उसकी भी वॉल्यूम बढ़ ही जाएगी. Consequently, air pressure inside the lungs decreases 1 to 3 mmHg. और जिसकी वजह से क्या होता है, भाई जगह मिल गई ज्यादा तो सब फैल जाएंगे. अब प्रेशर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा मतलब प्रेशर कम हो जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जा रहा है. कितना कम हो रहा है, 1 to 3 mmHg एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर की अपेक्षा 1 से 3 mmHg जो है वो प्रेशर जो हो रहा है हमारे अंदर लंग्स में कम हो जा रहा है, जिसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, As a result, the air from atmosphere is sucked inside the lungs. और इसी की वजह से जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जा रहा है. और इसी रीजन से हम अपने लंग्स को एक और नाम देते हैं कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सक्शन पंप की तरह काम कर रहा है. किसकी तरह काम कर रहा है, सक्शन पंप की तरह काम कर रहा है. इसीलिए हम इसको और क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज सक्शन पंप. ये हो गया पूरा आपका इंस्पायरेशन या इनहेलेशन की प्रोसेस. अब हम बढ़ते हैं एक्सपायरेशन की तरफ, जिसको मैंने आपको समझा तो दिया है लेकिन हम एक बार देख लेते हैं. The process in which air moves outside the lungs. एक्सपायरेशन क्या है, जिसमें प्रोसेस जो एयर जो हो रहा है वो लंग्स के बाहर जा रहा है. लंग्स के बाहर क्यों जा रहा है ये भी देख लेते हैं. ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये भी मैंने बता दिया. पैसिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि भैया हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इसके लिए क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है. क्यों एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है. इंस्पायरेशन में सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना था, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे. क्या होता है कि जब हमें किसी से कोई काम करवाना होता है, वो नहीं चाहता है फिर भी कराना होता है, तो कुछ उस पर जोर जबरदस्ती डालनी पड़ती है, तो हम एक तरीके से एनर्जी अपना उस पर लगाते हैं. लेकिन हम उसे कह दें कि ठीक है जाओ तुम ऐसा करो यार, जो तुम चाहते हो वो, अपने मन का काम करना, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं करना होता, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी होती, वो अपने आप आ जाता है. तो सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है. ये एक्सपायरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है. क्यों पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं देनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है इसके लिए. ठीक, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है इसके लिए. अब क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन की प्रोसेस में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड इंस्पायरेटरी मसल, जो इंस्पायरेटरी मसल जितने कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उन सब में क्या होगा, रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा. वो एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपायरेटरी मसल्स दैट थोरैसिक केज कम्स इन देयर ओरिजिनल प्लेस. जो थोरैसिक केज होता है, जो अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इधर उधर हुआ था, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा. द डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, और जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप, ऐसा आपको दिखाया था ना मैंने, ऐसा डोम शेप हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरैसिक केज का वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है. जब थोरैसिक केज का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा. और जैसे ही ये डिक्रीज करेगा तो उसके अंदर का प्रेशर जो है वो 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होगा अब वो बाहर. कंसिक्वेंटली द एयर प्रेशर इनसाइड द Consequently, the air pressure inside the lungs increases 2 to 3 atmospheric pressure as compared to external atmosphere, and the air expelled out from the lungs. This process is called as expiration. और इस process को हम क्या कह देते हैं, इस process को हम कहते हैं, ये क्या है, ये expiration की process है. अब inspiration भी हो गया, expiration भी हो गया. अब ध्यान देने वाली बात ये है या सोचने वाली बात ये है कि
ऐसा तो है नहीं कि हम जब चाहते हैं चलो ठीक है आधा घंटा सांस ले लिया 2 घंटे सांस नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही चलता रहता है। कितनी बार सोचो, कितनी बार हमारा लंग्स जो है एक्सपेंड करता होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, एक्सपेंड करता होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, तो कितना ज्यादा यूज हो रहा है, तो खराब होने की चांसेस है। तो कुछ मसल्स होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लंग्स को इन चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, खराब नहीं होने देती हैं, ठीक है। वेयर एंड टियर इसका नहीं हो पाता है। और उसके बारे में हम बात करें तो जब हम देखते हैं तो हम अपने, जब आप डायग्राम देखोगे तो क्या होता है, देखो लंग्स होती है, उसके ऊपर क्या होती है, लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर होती है, ठीक है। एक पैराइटल प्लूरा और दूसरा होता है विसरल प्लूरा। पैराइटल जो बाहर वाली, विसरल जो है वो अंदर वाली। इन पैराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी में एक लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड ये होने से, नुकसान होने से बचाता है। तो ये है थोड़ा सा प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो लेयर्स है, क्या है, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है। उसमें क्या होता है, एक कैविटी के बीच में, प्लूरल कैविटी जिसको कहते हैं, उसमें एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जो हमको इससे बचाता है, ठीक, जो क्या करता है, इससे हमको बचा लेता है। मैकेनिज्म तो हमने देख लिया कि क्या क्या मैकेनिज्म था। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली हम यहाँ पे 4 टाइप्स की ब्रीदिंग को पढ़ेंगे। क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। एपनिया, देखिए मैं आपको ये स्टार्ट करने के पहले एक बता दूं कि एपनिया मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग। इसका सिंपल मतलब होता है ब्रीदिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज में ए लगाते हैं, जैसे सेल या सेलुलर। सेलुलर का मतलब होता है भैया जो सेल से मिलके बने हैं, लेकिन यही इनके आगे हम ए सेलुलर लगा देते तो हम कहते हैं एब्सेंट वाली बात आ जाती है। हम कहते हैं बायोटिक जो लिविंग थिंग्स है, वही उसके आगे ए लगा देते तो हम कहते हैं ए बायोटिक हो गया जो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो एपनिया का मतलब हो गया ब्रीदिंग। हम यहाँ पे क्या लगा दिए, ए, एपनिया, तो हम कहते हैं इट रेफर्स टू लैक ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की लैक हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हो आप अच्छे से, आपको प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग की लैक हो रही है यहाँ पे। और ये कब होता है, अंडर वाटर ड्यूरिंग डाइविंग। जब आप डाइविंग करते हो, डाइविंग करते टाइम जो अंडर वाटर, जो पानी के अंदर जब आप डाइविंग करते हो तो उस टाइम में आपको ये फील होता है, ठीक। फिर आता है यूपनिया। यूपनिया इट रेफर्स टू नॉर्मल ब्रीदिंग। जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूपनिया, ठीक। देन हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन नाम से समझ में आ रहा है, कुछ हाइपर सी बातें हो रही हैं। तो इट रेफर्स इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। रेट भी बढ़ गया और हम मतलब खूब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और बहुत गहरी गहरी सांस लेते हैं। जब मान लीजिए हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी जल्दी जल्दी भी हमारी रेट जो होती है ब्रीदिंग की वो भी फास्ट होता है, हम खूब लंबी लंबी खूब गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइपरवेंटिलेशन। ठीक उसी का उल्टा हाइपोवेंटिलेशन, जब ये चीजें रेट और डेप्थ जो होती है वो कम होती हैं तो उसको हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।